हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज हम सॉल्व करने वाले हैं जीएस पेपर का सॉल्यूशन, जो कि इसका एग्जाम हुआ था 24 मार्च को। ठीक है, 24 मार्च 2022 को जो जीएस का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन हम लोग आज देखने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक वीडियो को, एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स। देखिए क्वेश्चन ये बार बार आता है। आपको स्पीड ऑफ लाइट पता होगा कि डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। स्पीड ऑफ लाइट इज 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं हर एक मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको पता लग जाएगा। जिसका सबसे ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका सबसे कम होगा स्पीड। देखिए, और वाटर का है, वाटर की बात करें तो 1.33 होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। केरोसिन की बात करें तो केरोसिन का होता है 1.44। 1.44। नेक्स्ट है फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास का होता है 1.62, और अगर क्राउन ग्लास की बात करें तो 1.52। डायमंड की बात करें, डायमंड का होता है 2.42। ये हो गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पूछ रहा है पे मिनिमम, तो मिनिमम मीन्स जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा हो, मतलब डायमंड इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब ट्रेवल करता है तो क्या होता है, वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के साथ। तो देखिए, जब लाइट चेंज करेगा, एक बहुत ही बात पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है क्योंकि एनर्जी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी कब चेंज होगा, जब एनर्जी चेंज होगी। बाकी सब कुछ चेंज होगा बट सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। देखिए, तो फिर आंसर हो जाएगा इसका वेलोसिटी, वेवलेंथ चेंजेस एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए अगर आप एनर्जी इज इक्वल टू, इक्वेशन आपको पता होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी होता है और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है एनर्जी। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के साथ। एनर्जी जब चेंज होगी तो उस समय फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं नॉन मैकेनिकल। देखिए, दो प्रकार की वेव्स होती है, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होता है, जिसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, और नॉन मैकेनिकल जिसको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, वो किसी भी ट्रैवल मतलब मीडियम में ट्रैवल कर सकता है, वैक्यूम में भी, वाटर में भी, कहीं भी। जैसे कि अब देखिए, नॉन मैकेनिकल जो वेव्स होते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स, उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, लाइट, हीट और ईएम वेव्स। ये सब के लिए मीडियम नहीं चाहिए, इसलिए ये सब नॉन मैकेनिकल वेव्स है। ठीक है, तो नॉन मैकेनिकल वेव्स विद इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए इसको इसको हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल। तो थर्ड का हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन। ऑप्टिकल फाइबर देखिए, ऑप्टिकल फाइबर ये होता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी क्या होती है, लाइट रे जो यहाँ पे ट्रेवल करता है, ये इस ग्लास के अंदर, ये मेटल का भी होता है, ग्लास का भी होता है, इसके अंदर रिफ्लेक्ट करके इस तरह से ट्रैवल करता है आगे। तो ये रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, और ये इसके कोर होता है, इसको कोर बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लास्टिक कोटिंग, ऊपर से क्लैडिंग होता है। तो ये किस पे डिपेंडेंट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनली रिफ्लेक्ट होता है, इसमें कोई भी रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिस्पर्सन नहीं होता। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टेबल। करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करना है, और वो भी किस किस में सेलेक्ट करना है, म्यूजिक और नॉइज में क्या डिफरेंस है। देखिए, एनी अनवांटेड साउंड दैट डज नॉट प्लीज आवर ईयर इज कॉल्ड म्यूजिक, नहीं, इसको बोलते हैं नॉइज। ये यहाँ पे होता तो सही होता, और जो यहाँ पे नॉइज का डेफिनेशन दिया हुआ ये म्यूजिक का होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे क्या, करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हैवी ड्यूटी ट्रक्स, नहीं, ये होता है नॉइज के बदले। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सितार, गिटार, वायलिन, कीबोर्ड, ये सब म्यूजिक के अंदर आते हैं, तो ये भी आंसर गलत हो गया। म्यूजिक हैज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दैट आर हार्मोनिशियस, ये राइट है। नॉइज हैज इरेगुलर वेव फॉर्म, वेवलेंथ एंड लो फ्रीक्वेंसी, ये भी राइट है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। म्यूजिक हैज वेरी सूथिंग इफेक्ट, यस, म्यूजिक में सूथिंग इफेक्ट होता है, और नॉइज में भी नहीं होता, नॉइज में सूथिंग इफेक्ट नहीं होता। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है, कुकिंग टैंक टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम। सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कहाँ पे कम होता है, जैसे कि हम हाइट के साथ ऊपर जाते हैं। तो इसमें से ऑप्शन में से देख लो, सबसे ज़्यादा हाइस्ट पे कौन है, बेंगलुरु फ्लैट है, दिल्ली लिटिल बिट हायर लेवल पे है, सी लेवल तो सबसे मीन सी लेवल हो गया नॉर्मल लेवल पे, और शिमला यहाँ पे शिमला की जगह माउंटेन भी हो सकता था, यहाँ पे कोई भी हिल का नाम भी हो सकता था। तो जैसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे प्रेशर कम होने की वजह से लॉन्गेस्ट टाइम, क्योंकि कम प्रेशर मिलेगा उसको, तो बॉयल तो जल्दी हो जाएगा, बट कुकिंग में ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि जल्दी बॉयल हो रहा है बट उससे वो पक नहीं पा रहा अच्छे से। तो यहाँ पे आ जाएगा शिमला। प्रोजेक्ट लून इज एसोसिएटेड विद, देखिए प्रोजेक्ट लून में क्या था, गूगल ने स्टार्ट किया था बलून के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करने का कंट्री को। तो बलून क्या था, मूवेबल था, हर जगह पे इंटरनेट जहाँ पे अवेलेबल नहीं है बेसिकली इंटरनेट की सुविधा इजीली, वहाँ पे बलून के
थ्रू। ये बेसिकली वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन इसके रिलेवेंट है। डिफिशियंसी ऑफ सोलर सेल मे बी इन द रेंज ऑफ, सोलर सेल क्या होता है, फोटोवोल्टेनिक सेल होता है उसमें, तो इसकी इफिशियंसी कितने के रेंज में होती है, 10 to 15%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर एब्जॉर्बिंग हीट इंजन। पावर एब्जॉर्बिंग हीट इंजन कौन सा है इसमें से, तो पावर एब्जॉर्बिंग हीट इंजन है डीजल इंजन, सॉरी पावर एब्जॉर्बिंग कह रहा है, तो पावर एब्जॉर्बिंग में आएगा एयर कंप्रेशर, पावर एब्जॉर्बिंग आएगा एयर कंप्रेशर। ये क्या करता है, एयर कंप्रेशर पावर को एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको कंडेंस करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो एयर कंप्रेशर। आप सभी ने देखा होगा कि ये एसी में भी होता है, रेफ्रिजरेशन में होता है। फिंगरप्रिंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द यूज ऑफ, फिंगरप्रिंट को क्या करके कैसे एब्जॉर्ब करते हैं हम उसको, जूम करके, तो वो माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को जूम करने के लिए, टेलीस्कोप बड़ी चीजों को जूम करके देखने के लिए। डिजिटल डेटा रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट, देखिए डिजिटल डेटा किस फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। कंटिन्यूअस मीन्स कैसा होता है, कंटिन्यूअस मीन्स ऐसा वेव फॉर्म, जो एनालॉग फॉर्म होता है वो होता है कंटिन्यूअस में। डिस्क्रीट मीन्स पॉइंट्स पॉइंट्स में, डिजिटल में 0 1 होता है तो 0 रहेगा, फिर यहाँ पे 1 1 0, फिर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रह सकता है। तो ये कहलाता है डिस्क्रीट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में यहाँ पे लिंक नहीं 0 पे, इसलिए इसको कहते हैं डिस्क्रीट। तो बी आंसर हो जाएगा इसका सही। ट्रांसफार्मर वर्क्स विद, ट्रांसफार्मर आपको पता है हमेशा इंपीडेंस पे वर्क करता है, इसमें रेजिस्टेंस पे वर्क नहीं करता, इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ एसी पे वर्क करता है, डीसी पे वर्क नहीं करता। रिलेवेंट वेव्स इन टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में जनरली हम माइक्रोवेव यूज करते हैं। अगर यहाँ पे रेडियो वेव होता तो हम रेडियो वेव का सिलेक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पे रेडियो वेव नहीं है तो माइक्रोवेव। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन एक न एक जरूर आता है। मैं आपको एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाता हूँ। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का अलग अलग वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ घटेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी घटेगी, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, नियर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इन सभी की फ्रीक्वेंसी भी पूछी जाती है कभी कभी, किस रेंज में आता है, और वेवलेंथ भी पूछी जाती है। और ये है स्पेक्ट्रम का चार्ट, यहाँ पे आपको दिखेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे ये वेवलेंथ है, यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है, और यहाँ पे वेवलेंथ, मतलब यहाँ पे वेवलेंथ कम है, यहाँ पे वेवलेंथ जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम वेवलेंथ बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे 700 नैनोमीटर है, यहाँ पे 400 नैनोमीटर है। और आप यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेव भी देख सकते हो, ठीक है। रेडियो वेव्स में रडार, टीवी, एफएम, एएम ये सब आता है। उसके अंदर उसके बाद आता है उससे कम वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड, यूवी, फिर एक्स रेज, फिर गामा रेज, इस तरह से, ठीक है। तो माइक्रोवेव जनरली टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है। एक्सरे आप सबको पता है, एक्सरे जनरली एक्सरे करते हैं कि हम बॉडी के अंदर की स्केलेटन को देखने के लिए। अल्ट्रावायलेट रेज हम सभी को पता है कि भाई यूवी रेज जो आता है वो सनलाइट से आता है, जो कि जिसका की वेवलेंथ होता है वायलेट रे से भी कम होता है, और ये स्किन डिजीज को कॉज करता है, तो ओजोन लेयर बचाता है हमें इससे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज और सिम्बियन। ये सभी, ये ओल्डर वर्जन है एंड्रॉयड और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ये सभी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ऑल ऑप्शन, ऑल ऑफ द above इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, जो प्राइमरी मेमोरी है उसके अलावा जो मेमोरी होती है पीसी में, कंप्यूटर में, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा नहीं है। देखिए कैच मेमोरी आता है प्राइमरी मेमोरी में, क्योंकि ये क्या होता है कैच मेमोरी, आपने देखा होगा i3, i5 और i7 प्रोसेसर की कैच मेमोरी होती है 6 MB 9 MB। क्या होता है कि प्रोसेसर पे ही एक छोटे साइज का एमबी के साइज का एक मेमोरी माउंट कर दिया जाता है, जिस जो कि फ्रिक्वेंट यूज में बहुत यूजफुल होता है। मान लो कोई ऐसी चीज़ है जिसको उसको वापस नहीं भेजना है, फिर से उसको वापस रिकॉल ना करना पड़े, बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करता है, तो उसको वहीं पे सेव करके रखता है, इसीलिए प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है, उसको कहते हैं कैच मेमोरी। बाकी ये सब क्या है, सेकेंडरी है, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट, ये सब सेकेंडरी। तो इसमें आ जाएगा कैच, ओनली 2। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी इंक्लूड्स डिवाइस सच एज। ऑक्सिलरी या फिर सेकेंडरी किसको कहते हैं, तो ऑक्सिलरी या सेकेंडरी आपने अभी देखा था हमने। देखिए मैग्नेटिक डिस्क जैसे कि स्टिक, फ्लॉपी एंड हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव जैसे कि थंब ड्राइव, पेन ड्राइव एंड फ्लैश ड्राइव, ये सब जो होते हैं ये सब सॉलिड स्टेट में आते हैं और ये सब मैग्नेटिक फॉर्म में आते हैं। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी है, तो और ऑप्टिकल डिस्क जैसे कि डीवीडी, ब्लू रे, सीडी, ये सब भी आते हैं सेकेंडरी में, इसलिए फर्स्ट 3 हो जाएगा सही आंसर। और इलेक्ट्रिक डिस्क जो है ये सब नहीं आता।
तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन व्हेन अ मेमोरी चिप इज वोलेटाइल। वोलेटाइल मींस क्या हो गया कि ऐसी मेमोरी जब लाइट है, करंट उसको मिल रहा है, तब तक तो वो मेमोरी उसके अंदर स्टोर हो सकता है, जैसे लाइट गई मतलब मेमोरी सेव्ड मेमोरी लॉस्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं वोलेटाइल। जैसे कि कॉमन एग्जांपल है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी। एक्सप्लोड नहीं, यूज फॉर डाटा स्टोरेज नहीं, लॉस ऑफ करंट, लॉस ऑफ करंट ड्यू टू लॉस ऑफ कंटेंट, ड्यू टू लॉस ऑफ करंट, कंटेंट का लॉस होता है करंट से। तो थर्ड ओनली ओनली 3, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फॉर्म ऑफ एज फॉलोज टू लार्जेस्ट। तो इसमें डेटा फॉर्मेट को बताना है। देखिए सबसे छोटा जो होता है बिट होता है, सबसे छोटा बिट उसका होता है बाइट, जिसको हम कैरेक्टर भी कहते हैं। ये बिट जो होता है 0 1 फॉर्मेट में होता है। बाइट मीन्स क्या हो गया कि एक 7 2 या आर एस कोई भी अल्फाबेट का एक नंबर कैरेक्टर मिलकर बनता है। तो बिट्स में कई सारे बाइट्स होते हैं, बाइट पे कई सारे बिट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कैरेक्टर। कैरेक्टर से बड़ा होता है फील्ड, कैरेक्टर से बड़ा होता है फील्ड, फील्ड से बड़ा होता है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से बड़ा होता है फाइल्स, और लास्ट में आता है डेटाबेस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें जो करेक्ट ऑर्डर है वो ये है बिट बाइट, उससे मिलकर बनता है करेक्टर। बिट बाइट को जनरली करेक्टर हम कहते हैं। फिर आता है फाइल, फाइल के बाद आता है रिकॉर्ड, नहीं सॉरी एक मिनट, बिट के बाद बाइट, फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल्स, फील्ड रिकॉर्ड। आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, मतलब ये थर्ड वाला सिर्फ सही है। इसमें बिट का ऑप्शन नहीं है, तो बाइट ये हो गया, बाइट ये हो गया फील्ड, ये हो गया रिकॉर्ड, फिर हो गया फाइल, फिर आ गया डेटाबेस। तो थर्ड सिर्फ सही है, तो ओनली 3 मीन्स डी, ठीक है। ओनली 3 मीन्स यहाँ पे आंसर हो गया डी। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइंड टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ऑपरेशन के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे हम ओएस कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो यूज करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब रीडर, ये सब आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जैसे प्रिंटर का सॉफ्टवेयर हो गया, तो एडिशनल यूटिलिटी के लिए हम वर्क करते हैं, कैलकुलेटर हो गया, ये सब आ गया, कैलेंडर हो गया, ये सब हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट द एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम, ये फायरबिल। एक्सटर्नल एक्सेस भी प्रिवेंट करता है और इंटरनल एक्सेस को बाहर इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों कंट्रोल करता है कौन, फायरबिल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए कौन सा सही नहीं है, तो ये सिंपल सी बात है, डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व थ्रू मास मोबिलाइजेशन, ये सही नहीं है कि डेमोक्रेटिक जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, राजतंत्र में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको रिजॉल्व करते हैं मास मोबिलाइजेशन से, बिल्कुल नहीं, मास मोबिलाइजेशन से कंट्रोल नहीं करते। नेक्स्ट है नेपाल विटनेस्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट। देखिए आपको पता होगा नेपाल में पहले था राजतंत्र, उसको लोकतंत्र में कन्वर्ट किया गया था, उसके लिए बहुत सारा मास मूवमेंट हुआ था, तब जाके ये लोकतंत्र में कन्वर्ट हुआ था। तो ये कब हुआ था, अप्रैल 2006 में। अभी कौन है, अभी कौन था, एपी कोहली था वहाँ के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है द हाईएस्ट अर्थफिल डैम इन इंडिया। देखिए हाईएस्ट अर्थफिल डैम ये है रंजीत सागर। मैं आपको सभी के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन सा है इसमें, ठीक है। देखिए रंजीत फील्ड डैम है, ये है रावी रिवर पे, कहाँ पे, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे, ठीक है। रावी रिवर पे पंजाब में 160 मीटर का कंप्लीट अर्थफिल डैम है, ठीक है, अर्धन डैम है। भाखड़ा डैम, भाखड़ा डैम कॉन्क्रीट डैम है, तो यहाँ पे अर्थफिल का तो ये कैटेगरी हट जाएगा। सतलुज रिवर पे है ये, सतलुज रिवर पे हिमाचल प्रदेश में, और 2 to 6 मीटर का है। थर्ड आता है तेहरी डैम, तेहरी डैम 260 मीटर का है, 260 मीटर का, यह है भागीरथी रिवर पे, भागीरथी रिवर पे, और ये है उत्तराखंड में। और ये बेसिकली बना हुआ है रॉक का, और इसके जो इम्बैंकमेंट है वो है अर्थ के, इसलिए ये सही ऑप्शन नहीं होगा। तेहरी, बहुत लोग बोलेंगे तेहरी ऑप्शन होगा, बट ये रॉकफिल डैम है, इसके इम्बैंकमेंट है किसके, अर्दन के, इसलिए ये नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पूछा है अर्थ फिल डैम, सिर्फ और सिर्फ अर्थ का बना हुआ, तो उसमें आएगा रंजीत, भले इसकी हाइट कम है इससे, तेहरी डैम से, लेकिन ये कंप्लीट अर्थ फिल डैम है, ये रॉक फिल डैम है। नेक्स्ट है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ये महानदी रिवर पे है। और अगर हीराकुंड डैम कहाँ पे ऑप्शन सही होगा, ये लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है। अगर लॉन्गेस्ट पूछता यहाँ पे, लॉन्गेस्ट पूछता, यहाँ पूछा है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट में तो रंजीत सागर डैम आएगा अर्थफिल के अंदर, और हीराकुंड अगर लॉन्गेस्ट पूछता तो ये आता है, ये कितने का है, 4.8 किलोमीटर का, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट का ऑप्शन में करेक्ट है, और ये हाई टेस्ट में करेक्ट है। नेक्स्ट है द सुप्रीम कमांडर ऑफ मिलिट्री, तो ये प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, सभी तीनों ही
सेना के। नेक्स्ट है लोक अदालत। लोक अदालत क्या होता है कि मान लो जो कोर्ट है उसमें बहुत सारे केस होते हैं, तो जो छोटे लेवल के केस होते हैं जिनको आराम से सुलझाया जा सकता है सेटलमेंट करके, उसके लिए लोक अदालत बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेटलमेंट करके कंप्रोमाइज करके आपस में बैठ के बात करके निपटारा करने के लिए लोक अदालत होता है। गांव में जैसे पंचायत लगती है जिसको बोलते हैं लोक अदालत। ठीक है, तो ये आएगा अ कोर्ट टू सेटल डिस्प्यूट थ्रू कंप्रोमाइज और सेटलमेंट। नेक्स्ट आएगा द पर्सन हु एस्टेब्लिश द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आप सभी को पता होगा कि इसके लिए एकमात्र व्यक्ति जिम्मेदार था, वो था रॉबर्ट क्लाइव। ये पहले मद्रास में थे, बाद में जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय ये मद्रास से आए थे कलकत्ता, और उन्होंने पहला प्लासी का युद्ध जीता था, और उसके बाद उन्होंने बक्सर वॉर भी बेसिकली उन्होंने विन किया था, और यहीं से स्टार्ट हुआ था। बेसिकली आए तो थे ब्रिटिश 1600 में, लेकिन 1757 में ये फर्स्ट प्लासी का वॉर हुआ था, वहां से एक तरह से स्टैब्लिशमेंट का स्टार्ट हुआ कि ब्रिटिश रूल, जब ये प्लासी का युद्ध उन्होंने जीत लिया तब जाके ब्रिटिश रूल का एक प्रोमिनेंस कह सकते हैं कि शुरू हुआ था। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव उसके जनक थे। द आर्टिकल विच डील्स विद द एजुकेशन फॉर ऑल। देखिए इसमें सभी आर्टिकल के बारे में फटाफट बता देता हूँ। 41 जो है वो राइट टू वर्क है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक आर्टिकल। ये तीनों चीज के लिए है कि हमारा काम करने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, या फिर नेक्स्ट है 43। 43 क्या आता है, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। ये लिविंग वेज फॉर वर्कर के लिए आर्टिकल है। 45 है हमारे लिए जो इसमें पूछा गया क्वेश्चन। 45 क्या कहता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चाइल्ड, जो कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए, ये है फंडामेंटल ड्यूटी। आर्टिकल 44 क्या कहता है, आप सभी को पता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी के लिए सेम प्रोविजन होना चाहिए पूरे नागरिक के लिए। तो ये पूरे इंडिया में लागू होना चाहिए, बट सबसे पहला जो स्टेट है वह है गोवा। अभी तक सिर्फ गोवा में ही है लागू हुआ है, बाकी और भी स्टेट अभी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, बट गोवा करंटली द फर्स्ट स्टेट जो इंडिया में है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, वह गोवा। तो आंसर हो जाएगा इसमें 45, आर्टिकल 45, जो कि बताता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। देखिए ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी है 51A में, 51A के अंतर्गत, जिसमें गार्जियन की ये ड्यूटी होगी कि बच्चों को पढ़ाना है। तो ये दोनों में इंक्लूड किया गया था 86th अमेंडमेंट में। 86th अमेंडमेंट 2002 में जो हुआ था उसमें ये दोनों इंक्लूड किया गया था कि पेरेंट्स की भी ड्यूटी होगी बच्चों को पढ़ाना है, और स्टेट की भी ड्यूटी होगी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो ये दोनों की ड्यूटी है। तो पेरेंट्स के लिए जो है वो 51A है, और जो स्टेट की जिम्मेदारी है वो आर्टिकल 45 में लिखा गया है। हु इज नोन फॉर द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हम सभी को पता है, इसके लिए एडम स्मिथ, उन्होंने बहुत रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया था, और इन्होंने 17 में बेसिकली 1776 में अपनी एक बुक पब्लिश की थी, उसमें उन्होंने रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया था इकोनॉमी के लिए। उन्होंने कुछ अपने कंक्लूजन दिए थे कि ये सब चीज़ें कंसिडर होनी चाहिए। नेक्स्ट है द बेसिक फीचर ऑफ इकोनॉमिक्स आर, ये आपको भी पता है, प्रोडक्शन, लेबर नहीं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। ये आएगा ऑप्शन डी आएगा इसका सही आंसर, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन कंजम्पशन। नर्चरिंग फील्ड ऑफ सोशल प्रोग्रेस, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्कूल एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम नर्चर कर सकते हैं किसी चीज़ को, फील्ड ऑफ सोशल प्रोग्रेस को। ठीक है, जहाँ पे हम सोशल प्रोग्रेस को अच्छी तरह से नर्चर कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल में सभी बच्चे जाते हैं, वहीं से हम बच्चे के अंदर हर चीज़ बीज की तरह बो सकते हैं। ठीक है, हाउस में नहीं, फैमिली में नहीं, सोसाइटी में नहीं, स्कूल में। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है और बहुत बार पूछा गया, इसमें कुछ है नहीं। देखिए हाइड्रोजन बम में क्या होता है, फ्यूज होते हैं दो अलग अलग एलिमेंट फ्यूज होकर एक का निर्माण करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारा सन, या फिर मैक्सिमम स्टार्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन बम वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। मतलब हाइड्रोजन बम जो है वो इन्हीं पे बेस्ड है। इसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो अगर फ्यूजन की बात करें तो ये है न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन किस में होता है, एटम बम में, जिसमें एक एटम दो एटम में ब्रेक होता है या मल्टीपल एटम में ब्रेक होता है, उसको कहते हैं फ्यूजन। और फ्यूज में दो मिलके एक बनते हैं। तो हाइड्रोजन बम हो या सन हो या कोई स्टार हो, उसमें फ्यूजन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंज किस में होता है, एक तो कुकिंग में होता है और एक डाइजेशन में होता है। केमिकल चेंज होता है केमिकल लेवल पे, फ्रीजिंग ऑफ वाटर में नहीं, वाटर हीटेड अप में नहीं। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सोप मॉलिक्यूल हैज, सोप मॉलिक्यूल में क्या होता है, देखिए सोप मॉलिक्यूल में दो होते हैं, हेड और टेल। तो हेड और टेल में क्या होता है, एक होता है
हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। अब देखती आप हाइड्रोफोबिक, देखना है कि कौन सा वाटर लविंग होता है, कौन सा वाटर रिपेलिंग होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। और इसी पे बेस्ड होता है, देखिए हाइड्रोफिलिक हेड, जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफिलिक हेड ये होता है वाटर लविंग। हाइड्रोफिलिक हेड वाटर लविंग, ठीक है, वाटर को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक टेल क्या करता है, वो आइल लविंग होता है ये बेसिकली, आइल लविंग। तो आइल को ऑब्जर्व करता है हाइड्रोफोबिक, और वाटर को ऑब्जर्व करता है हाइड्रोफिलिक। तो आपने देखा होगा कि साबुन से हाथ धोने पे बैक्टीरिया इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर जो प्रोटीन का लेयर होता है तो वो ब्रेक कर देता है सबको, तो ये अलग अलग लेयर पे चले जाते हैं। मतलब एक वाटर के मोलिक्यूल्स को अलग कर देगा और एक आइली मोलिक्यूल्स को अलग कर देगा, तो दोनों ब्रेक हो जाते हैं आपस में। तो वाटर में क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 33 का डी, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, कौन सा नहीं। देखिए मैं ग्रीन हाउस गैस के बारे में एक बार सब कुछ बता देता हूँ कौन कौन सा है। कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे कंट्रीब्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा आता है मीथेन गैस का, और तीसरा आता है ओजोन का, O3 का। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड NO, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, उसका रहता है NF3, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, और ओजोन तो हो गया, ठीक है। तो ये है मेजर कंट्रीब्यूशन, मतलब इसमें तो सब आ गए ग्रीन हाउस गैस के। मेजर में कौन सा आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और O3, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन सा नहीं है। मीथेन तो है ही, नाइट्रस ऑक्साइड भी हमने डिस्कस किया, ओजोन भी है, हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। ग्रे क्यों रहता है, जब सिल्वर क्लोराइड एक सॉलिड स्टेट में होता है, जब उसको हम हीट अप करते हैं, मतलब सनलाइट में रखते हैं, हीट अप नहीं करते बेसिकली, इनिशियली इसका कलर होता है व्हाइट, व्हाइट कलर होता है। जब इसको हम हीट देते हैं, मतलब अगर हम रिएक्शन देखें तो 2AgCl, अगर हम इसको सनलाइट में इंपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, एल्यूमिनियम मेटल अलग हो जाता है, एल्यूमिनियम कह रहा हूँ, सिल्वर मेटल अलग होता है, और क्लोरीन गैस रिलीज होती है, क्लोरीन गैस गैस फॉर्म में रिलीज होती है। तो यहाँ पे सिल्वर और क्लोरीन गैस रिलीज होता है। अब क्या कह रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये राइट है। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड नहीं, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन नहीं, ये आंसर करेक्ट होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन गैस तो सही होता, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड में ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है। तो ओनली वन इज करेक्ट, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस आर मिक्सड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में अगर हम सॉलिड और बेसिक दोनों का सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये हम सभी ने पढ़ा होगा 11th में, टेम्परेचर इंक्रीज होता है और सॉल्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो 2 and 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, अच्छा एक चीज़ और इसमें याद रखिए, इसमें लिटमस पेपर के बारे में पूछते हैं क्वेश्चन कि लिटमस पेपर किस में, तो देखिए अगर एसिडिक है तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए लिटमस पेपर का कलर रेड लिटमस पेपर है, अगर एसिडिक है तो रेड ही रहेगा, और बेसिक होने पे ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू से, और अगर न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन है मतलब बेसिक है तो ब्लू में ही रहेगा, ठीक है। इससे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ एसिड टू लूज इट्स हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की लूज करने की कितनी स्ट्रेंथ है, या फिर गेन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, उसको बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब पीएच वैल्यू किसका कितना सबसे ज्यादा कम, जितना कम होगा उतना ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। सबसे ज्यादा H2SO4 और HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड में दिख रहा है वो आपका सही है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखिए ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि सबसे लास्ट में एसिडिक एसिड है, ये वीक एसिड में आता है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ये दो ऑप्शन के सही होने की संभावना है। अब आते हैं बाकी पे, तो देखिए एसिडिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड में आता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वाटर बेसिकली न्यूट्रल होता है, 7 के आसपास होता है, तो ये ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, तो ये न्यूट्रल है, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें वीक एसिड फिर न्यूट्रल, तो ये गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है टोमेटो इज द नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। देखिए बहुत बार पूछते हैं कि अलग अलग फ्रूट और वेजिटेबल से किसमें क्या सोर्स होता है। मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, इसको आप याद कर लीजिए।
एसिडिक एसिड किसमें पाया जाता है? विनेगर में। फॉर्मिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंट्स में। एंट जब एंट के जो पॉइजन्स होते हैं उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड किसमें होता है? सिट्रस फ्रूट में, जैसे कि ऑरेंज, लेमन, इन सब में होता है सिट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड किसमें होता है? कर्ड में। दही में किसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको विटामिन सी भी कहते हैं, ये किसमें मिलता है हमें? बेसिकली टोमेटोज में। टोमेटोज में, आंवला में, सिट्रस फ्रूट। एस्कॉर्बिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये दोनों प्रचुर मात्रा में होते हैं किसमें? टोमेटो में। टार्टरिक एसिड किसमें होता है? टर्मिन ग्रेप्स में, अनरिप मैंगो में, इन सब में मिलता है। अनरिपन मैंगो में टैक्टिक एसिड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोमेटो, अगर ऑक्जेलिक यहाँ पे क्या है होना चाहिए था? क्या? एस्कॉर्बिक एसिड भी हो सकता है ऑप्शन, एस्कॉर्बिक एसिड भी हो सकता है ऑप्शन, और ऑक्जेलिक एसिड भी होने को तो और भी एसिड होते हैं, मतलब उसमें सिट्रिक एसिड भी होता है, बट बहुत कम मात्रा में होता है। तो ऑक्जेलिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ अवर बॉडी? जनरली ये 7.4 होता है अप्रोक्सीमेट, ऊपर नीचे, बट अगर रेंज की बात करें तो 7 से लेकर 7.8 होता है। नेक्स्ट है, द इजिली नोटिस्ड स्मेल इन एलपीजी। एलपीजी में एक अलग से एडिशनल, क्योंकि एलपीजी का कोई स्मेल नहीं होता, तो अगर गैस लीक होगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा, तो उसके लिए हम जो गैस ऐड करते हैं ताकि स्मेल से पता लगे कि लीक हो रहा है गैस, वो कौन सा है? देखिए, इसको बोलते हैं एथेनोथ्वाइल, और इसका और भी कई सारे नाम से हम इसको जानते हैं, वो देख लीजिए। वो क्या क्या है? स्टेंच भी बोलते हैं इसको, क्योंकि क्वेश्चन में अलग अलग नाम से भी आते हैं। स्टेंच भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं? इथाइल मरकैप्टान, मरकैप्टान, ये तीनों ही नाम है इसके। एथेनॉइल बोले या फिर एथेनॉइल नहीं, एथेनेथोइल, स्टेंच और इथाइल मरकैप्टन, ये सभी नाम है इसके। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट? अभी तक चाइना का था, अब हमारे इंडिया में हो जाएगा 2023 के बाद। 600 मेगावाट का है, एमपी में बन रहा है, और इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो है एचपीआई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी ने इनोग्रेट किया है हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर। डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था इसे इनोग्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये कहाँ पे किया उन्होंने? तो ये बेसिकली उन्होंने किया है लेह में, जो कि हाईएस्ट पूछा है। तो इसका जो आरएल है वो है 3500 मीटर फ्रॉम मीन सी लेवल। तो 3500 मीटर पे ये हो जाएगा कहाँ पे? लेह में है, मतलब लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। विच वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव कोविड-19 वैक्सीन? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका को अप्रूव करने वाला पहला कंट्री कौन सा था? तो ये था यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और ये उन्होंने कब किया था? 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर 20 को उन्होंने अप्रूव किया था। ठीक है, तो इंग्लैंड या फिर यहाँ पे यूके होता तो सही आंसर। इंडिया फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, जो पहला खोला गया जिसमें स्पोर्ट्स के रिलेटेड कोर्स होंगे, वो कहाँ पे है? तो ये इम्फाल में है, बेसिकली मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री प्रेसिडेंट वाज द चीफ गेस्ट एट इंडियाज रिपब्लिक डे पैराड? जो इसमें पैरेड होता है उसके 26 जनवरी को, तो 2021 वाले में कौन था चीफ गेस्ट? तो पहले बोरिस जॉनसन को किया गया था, बट उन्होंने कोविड के चलते उन्होंने कैंसिल कर दिया अपने प्रोग्राम। तो बाद में इन्होंने, जो इंडियन ओरिजिन के ही है, सूरीनेम के प्रेसिडेंट, उनको इनवाइट किया था। उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, उनको इनवाइट किया था। तो डी यहाँ हो जाएगा राइट आंसर। इंडिया फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस, ये चंडीगढ़ में स्टार्ट हुआ है, और ये पहला है जिसमें एयर टैक्सी के थ्रू 3 पैसेंजर को एक साथ एक बार में ले जाया जाएगा। तो इसके 3 फेज हैं बेसिकली। ये पहला इसका स्टार्ट होगा 14 जैन, हो गया मतलब, अब क्या, अब तो हम लोग बाद में डिस्कस कर रहे हैं। तो 14 जैन 21 में चंडीगढ़ टू हिसार के लिए, उसके बाद 18 जैन को हिसार से देहरादून के लिए, फिर 23 जनवरी को चंडीगढ़ से देहरादून, हिसार से देहरादून, धर्मशाला, ये सब स्टार्ट हो गए। ठीक है, मतलब ये सब स्टार्ट ऑलरेडी अब हो चुका है। तो ये पहला है चंडीगढ़, और इसकी सबसे जो खास बात थी इसकी फेयर के बारे में, सिर्फ और सिर्फ 1755 रुपये इसका फेयर था। ठीक है, तो ये भी इसको इनोवेटिव बनाता है कि कम फेयर में एयर टैक्सी शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, विच वन कंट्री बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव द इंडियन कोविड? तो ये है भूटान, और सेम डे में मालदीव को भी हमने दिया था, बट फर्स्ट कंट्री जो पहला अप्रूव हुआ था वो था भूटान। ठीक है, मालदीव सेकंड कंट्री था, भूटान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे?
ये उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 2021 में, ठीक है, 2021 में भावना कांत। और यहीं पे अगर रफेल का फाइटर पूछे कि पहले रफेल की फाइटर कौन सी है जो पहली बार इंडियन पैलेट में, तो रफेल अगर फाइटर जेट आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली क्या है, फाइटर पायलट है, और रफेल फाइटर पायलट अगर आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा शिवांगी सिंह। तो इसलिए क्वेश्चन में आप देखिए शिवांगी सिंह जो कि पहली बार 2022 में भाग ली। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से डिफर हो जाएगा। अगर आ जाएगा रफेल की फाइटर पायलट कौन सी है, महिला पायलट जो पहली बार भाग ली, तो ये 2022 में वो है शिवांगी सिंह, ठीक है। और सिर्फ पूछे कि फाइटर पायलट, तो पहली थी भावना कांत, 2021 में भाग ली थी। हाउ मेनी रॉकेट्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय स्पेसएक्स एजेंसी, फाल्कन 9 ने इसको लॉन्च किया था 143 फ्लोरिडा से। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 24 जनवरी 21 को, 24/1/2021 में लॉन्च किया था उन्होंने। लास्ट क्वेश्चन है, आईआईएससी बेंगलुरु हैज साइंड अ एमओयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप अ बायोमास गैसिफिकेशन बेस्ड हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उनका। उन्होंने इंडियन ऑयल की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है उसके साथ उन्होंने एक एमओयू साइन किया था, कब, 29 अक्टूबर को 2020 में, जिससे वो प्रोड्यूस करेंगे बायोमास गैसिफिकेशन हाइड्रोजन जनरेशन बेस्ड फ्यूल पे, जिससे कि हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल को लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकें। इसके लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 50 ऑलरेडी बस इम्प्लीमेंट कर रखा है दिल्ली में, जो कि हाइड्रोजन और सीएनजी बेस्ड पे है, ताकि उसमें कम से कम पोल्यूशन होता है और मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है। तो किसके साथ किया है, ये किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये हो जाएगा सी आंसर। सो थैंक यू ऑल, वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।